करती हूँ बनाने वाले के पाक और बाबरकत नाम से। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को लुबना खान का प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम पहुँचे। Dear students, welcome to yet another class of class 11 zoology, and as we were already discussing in the previous class also, we were into cell biology and we were discussing the first subunit, that is cell, the basic unit of life. We discussed the definition of cell, we had a peep into the discovery of cell, then we discussed the cell theory, and we arrived at the conclusion that the earlier cell theory had two tenets. One was all plants and animals are made up of cells and all new cells arise from pre-existing cells. So before I go further, let's come back to cell theory. आगे जाने से पहले आइए थोड़ा सा हम सेल थ्योरी को रिकैप करते हैं। मैंने आपको बताया कि शिल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, जिनकी दोनों ने अपनी अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के बेस पे सेल थ्योरी, पहले तो सेल हाइपोथेसिस दी, फिर दोनों के व्यूज कंबाइन हुए एंड वी गॉट द सेल थ्योरी। एंड इवन रुडोल्फ वर्चॉ जो साइंटिस्ट थे, जिनको मैं आपको बताया कि उनने थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज दी, और शिल्डन और स्वान की जो हाइपोथेसिस थी तो उसको उनने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, या यूँ बोलिए थोड़ा सा एडिट किया, और दूसरा टेनेंट ऐड किया सेल थ्योरी में, विच एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेल. So the two tenets were all animals and plants are made up of cells जो पहला टेनेंट मैंने आपके साथ सेल थ्योरी का डिस्कस किया था वो ये था कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सेल्स के बने हुए होते हैं, जो कि हमें शिल्डन और स्वान ने बताया. बट आई टोल्ड यू दैट दिस थ्योरी वाज इनकम्प्लीट बिकॉज ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में ये थ्योरी साइलेंट थी, और इस चीज को आगे हमें एक्सप्लेन किया, समझाया, बताया रुडोल्फ वर्चॉ ने कि all cells arise from pre-existing cells. कैसे उनने theory of cell lineage दी, जिसके में कि उनने ये बात की that all new cells arise from pre-existing cells. तो उनने ये बात कही, और सेल थ्योरी में दूसरा टेनेंट ऐड हो गया, all new cells arise from pre-existing cells. तो यहां तक हम लास्ट टाइम पहुंच चुके थे कि ये दो टेनेंट्स थे सेल थ्योरी में. पहले तो शिल्डन एंड स्वान ने ये दिया, ये इनकम्प्लीट था, ये ओरिजिन ऑफ सेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. ऐसा नहीं था कि इनके व्यूज नहीं थे, शिल्डन और स्वान के अपने अपने व्यूज नहीं थे ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में, उन दोनों के पास अपने व्यू थे. जैसे कि जो शिल्डन था, जो बॉटनिस्ट थे शिल्डन, उनका व्यू था कि जो सेल्स होती है, न्यू सेल्स, दे अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियस और द साइटोब्लास्ट, जो कि सही व्यू नहीं था. उनका अपना मानना था कि जो नई सेल्स होती हैं वो न्यूक्लियस से अराइज होती हैं या साइटोब्लास्ट से अराइज होती हैं. और जहां तक स्वान का ताल्लुक था, स्वान ये समझते थे कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्रोसेस सिमिलर टू क्रिस्टलाइजेशन. यानी एक मानता था कि नई सेल्स आती हैं बाय अ प्रोसेस सिमिलर टू क्रिस्टलाइजेशन, और दूसरे का ये मानना था कि जो नई सेल्स होती हैं वो न्यूक्लियस से अराइज होती हैं. इन दोनों का ये व्यू सही नहीं था. इस चीज को हमें बेटर तरीके से बताया, यानी जो सेल हाइपोथेसिस हमें शिल्डन और स्वान देके गए थे उसको एडिट किया, उसको चेंज किया. किसने? रुडोल्फ वर्चॉ ने. और उसने हमें ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में बताया, विच वॉज ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. आपका टेक अवे यहां से ये है कि ऐसा नहीं था कि शिल्डन और स्वान के पास अपने व्यूज नहीं थे ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में. व्यूज थे कि जो हम अक्सर नहीं जानते हैं, बिकॉज जनरली जो आप किताबें पढ़ते हैं या इवन आपकी जो टेक्स्ट बुक है शायद वो इतनी वसी तरीके से नहीं लिखती है, लेकिन जब आप नीट एग्जाम में अपेयर होते हैं वहां ऐसी चीजों को पूछा जाता है. तो मैं दोबारा से आपको बता दे रही हूं कि शिल्डन समझते थे कि नई सेल्स न्यूक्लियस से आती है या साइटोब्लास्ट से आती है, और स्वान का यह मानना था कि नई सेल्स जो हैं एक क्रिस्टलाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस से नई सेल्स आती हैं. इन दोनों का ये व्यू सही नहीं था. तो इस चीज को बेहतर समझाया हमें थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज की मदद से
रुडोल्फ वर्चॉ ने। नाउ बात ये, क्या सेल थ्योरी यही रह गई? जी नहीं, सेल थ्योरी यही नहीं रही। इसके बाद और बहुत सारी नई चीजें हमें सेल के बारे में पता चली। क्या पता चला? हमें ये पता चला कि a cell is made up of many organelles। सेल के अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल का अलग अलग काम करते हैं, बट दीज ऑर्गेनेलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ये अकेले जिंदा नहीं रह सकते हैं। सेल के अंदर जब सेल का हिस्सा बन के हैं तब ये जिंदा रह सकते हैं। सेल की एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, लेकिन इन सेल ऑर्गेनेलीज की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी इन दो चीजों के बाद हमें और चीजें पता चली। क्या चीजें पता चली? कि एक सेल जो है बहुत सारे ऑर्गेनेलीज से बना हुआ है जो कि सेल के लिए अलग अलग काम करते हैं। इन ऑर्गेनेलीज की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अकेले नहीं रह सकते, लेकिन सेल का हिस्सा बन के रह सकते हैं। तो यहां पे हमें एक बात जो सामने ये आई, दैट सेल इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड ऑल्सो ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। सेल एक ऐसा छोटा यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकेले रह सकता है, अपने आप को चला सकता है और अपनी कॉपीज भी बना सकता है, अपने आप को, अपनी जनरेशन को आगे भी ले जा सकता है। तो ये आप मानिए इसमें और नई चीज सामने आ रही है, तो इसमें ऑब्वियसली तब्दीली आएगी। और क्या नई चीज सामने आई? नई चीज दूसरी जो यहां सामने आई वो ये थी दैट लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल। सेल के फॉर्म में ही जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती, और कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसमें आप लाइफ को देखेंगे। सेल्स के फॉर्म में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो एक और चीज इसके इर्द गिर्द नई चीज आ रही है सेल थ्योरी के इर्द गिर्द, दैट लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। ये दो चीजें तो हमें पता है। इसमें हमें एक और चीज सामने आ रही है कि सेल्स अलग अलग ऑर्गेनेलीज के बने हुए हैं जो खुद जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन सेल के साथ इसका एक इंटीग्रल हिस्सा बन के इनकी एक एग्जिस्टेंस, एक वजूद है। और लाइफ जो है सिर्फ सेल्स के फॉर्म में ही एक्सप्रेस हो सकती है। और एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आई वो ये थी दैट सेल्स आर द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेल्स में जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। सेल्स आर द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो व्हीकल ऑफ इट्स एक्सप्रेशन। सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें जिंदगी की पूरी इबारत लिखी होती है। आपको हल्का सा आइडिया है इसके बारे में, डीएनए क्लास 10th में आपने पढ़ा होता है। तो उसके अंदर जिंदगी की पूरी इबारत लिखी होती है। तो सेल जो है, सेल के अंदर ही ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जिंदगी की इबारत लिखी हुई है। और इतना ही नहीं, ये एक स्टोर हाउस नहीं है इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी है इसी, और व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन भी है। और इसी सेल के जरिए हमारा ये जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सप्रेस करता है, जिंदगी की इबारत जो है अपने आप को शो करती है। तो एक और चीज आ रही है इस प्रोस्पेक्टिव में, बैकग्राउंड में आ रही है। तो देखिए सेल के बारे में कितनी और नई चीजें पता चली। जो सेल थ्योरी हमें पता थी पहली वाली, जिसमें कि ये दो टेनेंट्स थे, अब देखिए इसके प्रिटेक्स्ट में और नई नई चीजें पता चली। सबसे पहले तो इसी पॉइंट को रुडोल्फ वर्चॉ ने चेंज कर दिया। उसने ओरिजिन ऑफ सेल को बड़ी खूबसूरती से समझाया, मगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, फिर भी बता रही हूं, लेबोरेटरिकल प्रूफ इस बात का हमें किसने दिया? लुइस पास्चर ने। और फिर इसी प्रिटेक्स्ट में हमें एक और बात पता चली कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि इसका इंटीग्रल हिस्सा है, लेकिन अकेले ये ऑर्गेनेलीज जिंदा नहीं रह सकते। फिर हमें यह बात पता चली कि लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल। फिर हमें यह बात भी पता चली जो सेल है स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और साथ साथ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन भी है। इस जेनेटिक मटेरियल का व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन भी है। कौन? सेल। तो इस वजह से ये सेल थ्योरी जो है इट वॉज रेज्ड, इट वॉज चेंज्ड और रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन। यानी सेल थ्योरी का स्टेटस रेज हो गया, सेल थ्योरी चेंज हो गई टू द स्टेटस ऑफ सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन। तो सेल थ्योरी को आज हम कहते हैं सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन। ये चीज अच्छे से आप याद रखिए कि इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी यहां बोर्ड पे लिखी थी,
जब सेल थ्योरी में ये और नई चीजें जुड़ गई तो सेल थ्योरी का स्टेटस चेंज हो गया. सेल थ्योरी वाज रेज्ड, इट वाज रेज्ड टू द पोजीशन ऑफ सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन. सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन. तो यहां आके बात पहुंच गई कि अब सेल थ्योरी नहीं रही, नई नई इंफॉर्मेशन आई, नई नई डिस्कवरीज आई सेल के बारे में. सेल थ्योरी चेंज्ड टू सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन. नाउ जिस तरीके से हमने देखा कि सेल थ्योरी के अपने टेनेंट्स थे, अपने पॉइंट्स थे, पॉस्टुलेट्स थे, उसी तरीके से सेल डॉक्ट्राइन के भी अपने टेनेंट्स और अपने पॉइंट्स एंड पॉस्टुलेट्स हैं. तो आइए इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. बहुत सारे हैं, हम इंपॉर्टेंट वंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला जो इसमें पॉइंट या टेनेंट है वो ये था, ऑल सेल्स या सेल्स आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर. Cells are units of structure or building blocks of organisms or building blocks of organism. तो पहली बात जो सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन में थी वो ये थी कि सेल्स जो है यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर है, जो हम बाय नाउ समझते हैं. मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूं कि किस तरीके से सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है. तो इसमें पहले पॉइंट में यही बात समझाई गई कि सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म का यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है. सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है, या यूं कहे एक ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक एक सेल है. देन नेक्स्ट वाज बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बॉडी ऑफ a living organism is made up of cells and their products. तो यहां देखिए एक और खूबसूरत बात कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है किस चीज की बनी है, सेल और उसके प्रोडक्ट्स की. देखिए नई नई एक क्लियर पिक्चर जो कि हमें सेल थ्योरी शायद नहीं दे पा रही थी. देखिए सेल डॉक्ट्राइन किस तरीके से हमारी आंखों के सामने एक क्लियर पिक्चर रख रहा है. सो इट इज सेइंग सेल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग ब्लॉक है, एक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई है. देन अब ये सेल को डिफाइन भी करती है. इट सेज सेल इज अ mass of protoplasm having a nucleus and a cell membrane. Having a nucleus and a cell membrane. तो देखिए सेल को थोड़ा सा अब ये डिफाइन भी कर रही है, ये सेल डॉक्ट्राइन डिफाइन भी कर रहा है कि सेल जो है कुछ नहीं है, लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म का एक मास है. आप क्लास 9th की सेल की पिक्चर को याद कीजिए. सेल के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. तो यही यहां पे सेल डॉक्ट्राइन बता रहा है कि सेल एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जिसमें कि एक न्यूक्लियस होता है अंदर से और बाहर से एक सेल मेम्ब्रेन होता है. तो देखिए सेल को हल्का फुल्का यहां डिफाइन भी कर दिया आपके लिए सेल डॉक्ट्राइन ने. देन नेक्स्ट इसने बताया सेल कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल सबसेल्यूलर कंपार्टमेंट्स या जिनको हम सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं या सेल ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं. सो सेल कंसिस्ट्स ऑफ सबसेल्यूलर कंपार्टमेंट्स और सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज. तो देखिए सेल के अंदर की बात भी आ गई कि सेल के अंदर जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें कि हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो कि सेल के लिए अलग अलग काम करती हैं. नाउ
इतना ही नहीं कि सेल के लिए ये अलग अलग काम करती हैं, यही सेल के लिए अलग अलग काम करने की वजह से ये जो सेल ऑर्गेनेलीज अलग अलग काम करती हैं, शायद जो लिविंग स्टेट है सेल का वो एक लिविंग स्टेट जो है मेंटेन रहता है। तो देखिए ये जो पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखे हैं कितने विजिबल, कितने क्लियर पॉइंट्स हैं जो हमें सेल के बारे में एक क्लियर पिक्चर स्टार्टिंग में ही देती है कि अगर समझने वाले को ये बात समझनी है कि सेल क्या है वो इसको क्लियरली देख के समझ सकता है। देखिए सेल्स आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फिर ये जी है बॉडी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है की है सेल की और इसके प्रोडक्ट्स की वजह से बनी हुई है। सेल एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। फिर सेल में सब सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि सेल के लिए अलग अलग काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आई टोल्ड यू हम कुछ मेन पॉइंट्स को लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो आपके सामने जो है एक क्लियर पिक्चर सेल थ्योरी के बारे में आ जाए। नाउ ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि हमें पहले से ही पता है। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी भी नई सेल्स हैं पुरानी सेल्स से आती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स से ही आती हैं। Then cells are the storehouse of genetic information. They are the storehouse of genetic information and vehicle of its expression, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और इतना ही नहीं ये सिर्फ स्टोर हाउस नहीं है, इसी के अंदर हमारा ये जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सप्रेस भी करता है। नाउ सिंस अ सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सेल जो है इसमें एक कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, सिर्फ अपने आप के लिए नहीं बट फॉर द होल ऑर्गेनिज्म। लाइक वी आर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, हमारे में सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये सेल्स में एक तो अपने लिए होती है कि कब कौन सी एक्टिविटी करनी है और साथ साथ फॉर द होल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है। सो दिस जेनेटिक मटेरियल और सेल कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर इटसेल्फ एंड फॉर द होल ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें इंफॉर्मेशन होती है किसके लिए, सेल के अपने आप के लिए भी एंड फॉर द होल ऑर्गेनिज्म, एंड फॉर द होल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेल डॉक्ट्राइन आपको बातों को एक्सप्लेन कर रहा है। यह आपको बता रहा है कि सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है ये तो एक तो सेल को अपने लिए है और साथ साथ किसके लिए है, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए भी है। देन लाइफ इज पास्ट, लाइफ आगे चलती है थ्रू द मीडियम ऑफ सेल्स, बाय सेल्स। लाइफ इज पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिंदगी आगे चलती रहती है। कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज ऑफ द सेल, या सेल जो है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास करती है। या अगर हम इसको बायोलॉजिकली एप्ट लैंग्वेज में कहें, लाइफ इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट थ्रू सेल्स। सेल्स के मीडियम्स के जरिए से ही लाइफ पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो देखिए सेल के बारे में कितनी चीजें सामने आ रही हैं और सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल कितना कंप्लीट है, कोई पहलू नहीं है जो सेल के बारे में छूट रहा है। ये आपको बता रहा है सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही हैं, सेल स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और साथ साथ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन भी है। ये आपको ये चीज भी बता रहा है कि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है ये तो सेल के अपने आप के लिए है, यानी इसमें वो इबारत भी है कब सेल को कौन सा काम कैसे करना है। इतना ही नहीं, सेल के लिए नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि ऑर्गेनिज्म को कब कौन सी चीज कैसे करनी है, कब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा। और लाइफ जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो पास होती है वो किनकी वजह से होती है, सेल्स की वजह से होती है। नाउ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल्स। यानी ग्रोथ भी जो एक ऑर्गेनिज्म की है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द सेल्स।
सो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर हम ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सेल, ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सेल, यानी ऑर्गेनिज्म जो बड़ा होता है उसका जो साइज इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल। देखिए हम अपनी मिसाल देते हैं, एक बच्चा जब पैदा होता है देखिए कितना छोटा होता है, हाथ पैर कितने छोटे होते हैं, बट विद द पासिंग टाइम जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है इसका साइज बढ़ता जाता है। ये साइज कैसे बढ़ता है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। वो नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज होती है, दिस इज बिकॉज जो सेल्स है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वो डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। जो ग्रोथ का जहां तक एक ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक है देखिए वो भी सेल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो दैट्स व्हाई हम इसको सेल डॉक्ट्राइन कहते हैं, हम इसको सेल प्रिंसिपल कहते हैं, बिकॉज यहां सेल के बारे में कोई कोना नहीं छोड़ा गया है, सेल के एक एक चीज के बारे में बात करी गई है। देन इन ऑर्गेनिज्म सेल्स एक्वायर स्ट्रक्चरल चेंजेस, सेल्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये डिफरेंशिएशन किस लिए एक सेल करती है, या हम यूं कहेंगे सेल स्पेशलाइज करती है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है, अपने स्ट्रक्चर में तब्दीली लाती है। हम कहते हैं ये स्पेशलाइज कर रही है या ये डिफरेंशिएट कर रही है, भैया किस चीज के लिए, कोई खास काम करने के लिए। तो सेल जब एक बारी बन गई ये अपने अंदर एक तब्दीली लाती है, एक चेंज लाती है जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये डिफरेंशिएशन किस लिए होती है, ताकि ये अलग अलग काम कर पाए। जैसे हमारे अंदर जो है आरबीसीज होती हैं, ये अपने अंदर ये जब बनती हैं तो इनमें चेंजेस आती हैं, जैसे इनमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। ये किस लिए करती हैं, ताकि ये अपना काम कर पाए। जो इनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पासिंग थ्रू द कैपिलरीज, वो ये तब कर पाएंगी जब इसमें ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, यानी जब स्पेशलाइजेशन होगी। तो सेल्स की स्पेशलाइजेशन की वजह से ही ऑर्गेनिजम्स अलग अलग फंक्शंस दिखा पाते हैं। तो हम इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे फंक्शंस, एनिमल्स इतने सारे फंक्शंस दिखाते हैं, किसकी वजह से, बिकॉज यही सेल्स हमारे अंदर डिफरेंशिएट करती हैं, स्पेशलाइज करती हैं, और इन्हीं की स्पेशलाइजेशन की वजह से हम अलग अलग फंक्शंस दिखाते हैं। यानी सेल्स स्पेशलाइज, स्पेशलाइजेशन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द सेल्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किस्म के बेनिफिट होते हैं। तो अगेन सी सेल डॉक्ट्राइन आपको कितनी सारी चीजें बता रहा है। देन सिंस सेल हैज अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक सेल के अंदर कंप्लीट इबारत होती है जिंदगी की। सिंस अ सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक सेल के अंदर जिंदगी की पूरी इबारत है, इसी वजह से एक सेल एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। वन सेल कैन गिव राइज टू द होल ऑर्गेनिज्म। वाई? बिकॉज सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट, हर किसी सेल के अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो एक होल ऑर्गेनिज्म बना सकती है। और ये पोटेंशियल जो होता है सेल का कि अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से वो एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है, इस पोटेंशियल को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। सो एवरी सेल इज टोटिपोटेंट, या सेल में टोटिपोटेंसी है। व्हाट इज दैट? सेल में एक कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जिंदगी की कंप्लीट इबारत होती है, जिसकी वजह से सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है, और सेल के इसी पोटेंशियल को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। सो सेल्स आर टोटिपोटेंट। सो अगर आप देखिए एक कंप्लीट बायोलॉजिकल आई से देखेंगे, हमें सेल एफिशिएंट होने के साथ साथ देखिए ये खूबसूरती है, दिस इज द बायोलॉजिकल ब्यूटी ऑफ द सेल। और इस बायोलॉजिकल ब्यूटी के बारे में हमें सेल डॉक्ट्राइन देखिए कितने अच्छे से बता रहा है, कोई कोना नहीं छोड़ रहा है सेल का, सेल डॉक्ट्राइन जो कि हमें सेल के बारे में नहीं बता रहा है। नाउ इतना ही नहीं, देखिए सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सेल के एनवायरनमेंट भी बहुत कुछ होता है, लेकिन इसकी वजह से सेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी वजह से सेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बनाए रखती है, जिसको हम कहते हैं सेल कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस। सेल कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस, सेल होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, सेल होम्योस्टेसिस
मेंटेन करती है, बाहर से कुछ भी हो सेल अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है मेंटेन करती है। नॉट ओनली दैट, सेल इज अ मीडियम ऑफ, सेल इज अ यूनिट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है ये, सिर्फ ये यूनिट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी है। इट इज द यूनिट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इट इज द यूनिट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। आपके अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी इसलिए होती हैं बिकॉज ये सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज किसके अंदर चलती हैं, इसके सेल्स के अंदर चलती हैं। एंड सेल्स हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म, हर किसी सेल के अंदर अपना मेटाबॉलिज्म होता है। ऑल सेल्स हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म। Now what is this metabolism? ये आपने पढ़ा है 9th में, 10th में, थोड़ा सा मैं रिकैप कराती हूँ। When I say cell, every cell has its own metabolism, यानी सेल के अंदर अपनी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं जो कि सेल के लिए जरूरी है। ये किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस हैं? These are two chemical reactions. One is the makeup reactions, जहां छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। और सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस इज ब्रेक डाउन रिएक्शंस, जहां बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसे कि हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस चलती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस जहां छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिक रिएक्शन जहां बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो दो किस्म के रिएक्शंस चलती हैं, वन इज एनाबॉलिक रिएक्शंस, अनदर इज कैटाबॉलिक रिएक्शंस। या सेल में दो किस्म के मेटाबॉलिज्म, दो किस्म की रिएक्शंस है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, विच टुगेदर कंस्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म। और ये क्यों जरूरी है? इसी मेटाबॉलिज्म की वजह से सेल अपने आप को मेंटेन रखती है, ग्रो करती है, डेवलप करती है और एक इंटीग्रल यूनिट की तरह काम करती है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ये भी सेल के बारे में कि हर किसी सेल के बारे में, हर किसी सेल के पास जो है एक अपना मेटाबॉलिज्म होता है। नाउ नो ऑर्गेनिज्म कैन हैव एन एक्टिविटी विच इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स सेल्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती जो उसके सेल्स में ना हो। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिखा सकता जो कि उसकी सेल्स का फंक्शन ना हो। यानी जो भी हम फंक्शंस दिखाते हैं वो सारे फंक्शंस किसके अंदर हैं? वो सारे फंक्शंस जो हैं हमारी सेल के अंदर हैं। तो ये बात आपने कितनी खूबसूरती से समझ ली होगी कि अगर हम रेस्पायर कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज अ सेट ऑफ सेल्स इनसाइड आवर बॉडी इज रेस्पायरिंग। अगर हम excrete कर रहे हैं, this is because a group of cells inside our body is excreting. So whatever activity we are showing, it is because of cells. So an organism cannot show any activity जो कि उसके सेल्स में ना प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है मैं फंक्शन ए दिखा रही हूं और जब ये पता करा जाता है कि क्या मेरे सेल्स में ये फंक्शन ए है तो वहां पे ये फंक्शन नहीं मिलता है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड एक और बात जो सेल के बारे में बहुत अच्छी बताई गई है सेल थ्योरी के अंदर, या सॉरी सेल डॉक्ट्राइन के अंदर, वो ये है कि हर कोई सेल एक डुअल लाइफ जीती है। हर कोई सेल अमूमन सेल्स एक डुअल जिंदगी जीती है, एक डुअल जिंदगी जीती है, दोहरी जिंदगी जीती है। कैसे? वन एज एन इंडिविजुअल सेल, वन एज एन इंडिविजुअल सेल, वन एज एन इंडिविजुअल सेल, जहां सेल अपना काम खुद करती है, किसी दूसरे सेल पे डिपेंडेंट नहीं होती है जिंदा रहने के लिए। तो हर कोई सेल दो जिंदगियां जीती है। कैसी? वन एज एन इंडिविजुअल सेल एंड अनदर एज अ पार्ट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, और दूसरी कैसे? उस ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बन के जिसके अंदर है ये है। एंड नेक्स्ट एज अ पार्ट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो every cell lives a dual life. हर सेल में बेसिकली दो किस्म की जिंदगियां होती है, दो मुखौटे होते हैं, दो तरीकों से एक सेल अपनी लाइफ जीती है, दो जिंदगियां होती हैं। एक होती है
एक इंडिविजुअल सेल के तौर पे, जहां वो एज एन इंटेग्रल यूनिट फंक्शन करती है, अकेले इंडिविजुअल यूनिट फंक्शन करती है, अपने सारे काम खुद करती है, दूसरे सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं होती अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, और दूसरी जिंदगी उस ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बनके जिससे ये ऑर्गेनिज्म बना है. सो एवरी लाइफ, एवरी सेल हैज अ ड्यूअल लाइफ. यू नीड टू नो दिस. इट समटाइम्स कम्स इन द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. इसी चीज को वहां तोड़ मरोड़ के, उलट पुलट करके यही बात आपसे पूछी जाती है कि सेल किस तरीके से एक दोहरी जिंदगी जीती है. देन नॉट ओनली दैट, एवरी सेल हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. हर किसी सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है. एक सेल कितना जिएगी ये डिटरमाइंड होता है, और ये कौन करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल ही डिक्टेट करता है कौन सी सेल कितनी जिएगी. मगर एक बात यह है कि जिंदगी मखसूस है. हर किसी सेल का एक अपना लाइफ स्पैन होता है जो कि आवर्स, मिनट से लेके दिनों तक चलता है, मंथ्स तक चल सकता है. सो एवरी सेल हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. आई होप कि ये जो सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल के मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, खैर ये सारे ही पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल में हैं, आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे और एक एक पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, अपने साथ दोहराएंगे और समझने की कोशिश करेंगे. और जब आप इसको रियली समझ पाएंगे, आपको जो इस सेल डॉक्ट्राइन में इसकी जो बायोलॉजिकल ब्यूटी है वो आपको नजर आएगी. सो दिस वाज द मॉडर्न सेल थ्योरी, सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट कोई भी चीज एक्सेप्शंस के बगैर दुनिया में नहीं आती है. हर किसी चीज के लिए एक्सेप्शंस हैं. तो अब ये जो सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन मैं आपको तब से बता रही हूं, इसके लिए भी ऑब्जेक्शंस हैं, इसके लिए भी एक्सेप्शंस हैं. कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें लगता है कि ये सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन के साथ जो है अग्री नहीं करती हैं. जैसे पहली ऑब्जेक्शन जो इसके लिए है, दैट इज वायरसेस. आपको बेटा ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज दीज आर फेवरेट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स. ऑब्जेक्शन टू सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल. सबसे पहली ऑब्जेक्शन इसमें वायरसेस की है. वायरसेस के पास अपनी इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है, ये आपको पता है. वायरसेस डोंट हैव independent metabolic machinery. Independent मेटाबॉलिक मशीनरी. तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके पास तो कोई अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है. उसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, एक इंपॉर्टेंट चीज जो सेल डॉक्ट्राइन में थी, थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज, थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज, ये थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज के साथ एग्री नहीं करते. वायरसेस उसकी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इनके पास अपनी एक इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है. दैट इज व्हाई वायरसेस आर कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्शन टू सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन. देन नेक्स्ट हमने ये भी देखा सेल डॉक्ट्राइन में कि इसने बताया कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है. लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसी मैच्योर सेल्स होती हैं ऑर्गेनिज्म में जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. जैसे हम मेमेलियन आरबीसी की बात करेंगे, एक मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. ये भी हम मानते हैं कि ये एक ऑब्जेक्शन है टुवर्ड्स द सेल थ्योरी. तो जो हाँ कि मैं शॉर्ट में लिख रही हूं आपको टैग पॉइंट्स में, आप इनको फिर एलैबोरेट कर सकते हैं. तो जैसा कि सेल डॉक्ट्राइन बताता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन हम कई ऐसी सेल्स देखते हैं जिनमें कि हमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है. देन सेल डॉक्ट्राइन आपको यह भी बताता है कि सेल स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती हैं, सेल स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती हैं ताकि वो डिफरेंशिएट करें, वो स्पेशलाइज करें. लेकिन हमें राइजोपस जो कि एक फंगस है, राइजोपस विच इज अ फंगस, उसके अंदर हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखते हैं. देयर इज अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, बहुत सारे न्यूक्लिया उसमें पाए जाते हैं जिसको कि हम सिनोसिटिक कंडीशन भी कहते हैं. लेकिन इसमें आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिलती है. मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन तो मिलती है लेकिन आपको इसमें डिफरेंशिएशन नहीं मिलती है. सो
ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ खास ऑब्जेक्शंस हैं जो हमें किसके लिए मिलती है, जो कि हमें सेल थ्योरी के लिए मिलती है। देन नॉट ओनली दैट, हमने ये भी देखा सेल डॉक्ट्राइन में कि सेल डॉक्ट्राइन में लिखा था कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। लेकिन हम ऐसा भी एक सेल टाइप है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें कि हमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज देखने को नहीं मिलते हैं। सो दीज आर सर्टेन ऑब्जेक्शंस टू द सेल थ्योरी, या जहां पे हम देखते हैं कि सेल डॉक्ट्राइन जो है इख्तिलाफ में आ जाता है इसके साथ, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सेल डॉक्ट्राइन जो है गलत है, ये सही है, बट दीज आर ऑब्जेक्शंस जो कि हर किसी चीज के लिए होती हैं। देन फॉर एवरी ऑब्जेक्शन देयर इज एन एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों होता है। सो दीज ऑब्जेक्शंस आर देयर, यू नीड टू नो अबाउट देम, बट objections are there, that does not mean that this cell doctrine is nullified. It is valid and it holds till today. So with this we complete the cell doctrine और cell principle. तो चलिए आगे चलते हैं। Now the next thing, before we proceed further, हम एक overview of cell को revise करते हैं, architecture of cell को recap करते हैं, because सेल का स्ट्रक्चर आपके लिए नया नहीं है, पहली बारी आपके सामने नहीं आ रहा है, आपने क्लास 9th में इसको बड़े अच्छे से समझा है। तो हम ओवरव्यू ऑफ सेल ले लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ सेल ले लेते हैं कि किस तरीके से सेल होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हम मानते हैं सेल के अंदर होता है। सबसे पहले इसमें हम जो देखते हैं, सबसे पहले इसमें एक सेल एनवेलप होगा, देन जेनेटिक मटेरियल होगा, और साइटोप्लाज्म होगा। तो अगर मैं बुनियादी स्ट्रक्चर की बात करूं, देखिए हमारे पास बहुत सारी टाइप्स, किस्म, शेप, साइज की सेल है, लेकिन अगर मैं एक बुनियादी स्ट्रक्चर की बात करूं, एक बेसिक आर्किटेक्चर की बात करूं, हर किसी सेल में आपको ये 3 चीजें नजर आएंगी। इसमें एक सेल एनवेलप, सेल की कवरिंग होगी, जेनेटिक मटेरियल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे आगे जाने से पहले, ताकि हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जाएं। नाउ सेल एनवेलप की बात करते हैं। देखिए हर कोई जो सेल होती है दुनिया में, उसके इर्द गिर्द एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है। हर किसी सेल के बाहर एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है जो सेल को इंडिविजुअलिटी देता है, जो डिफाइन करता है कि जी हाँ ये सेल है, और इसके अंदर के स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। एनिमल्स के केस में इसको, या बोथ इन एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल्स, बाहर से ये एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन मिलता है जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। सो इन एवरी सेल ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सेल के बाहर एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि जब हम आगे के लेक्चर्स में सेल के ऑर्गेनेलीज को पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको समझाऊंगी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है सेल के लिए। तो फिलहाल के तौर पे हम ये समझेंगे कि हर किसी सेल के बाहर एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। अब फर्क ये है कि एनिमल सेल्स में आपको सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, लेकिन जहां तक प्लांट सेल्स की बात है उनके बाहर आपको एक और एनवेलप मिलता है जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल हमें जो है एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है। सो सेल वॉल इज सीन ओनली इन द केस ऑफ प्लांट सेल। सो देखिए ओवरव्यू में मैं सेल एनवेलप की बात कर रही हूं कि सेल के बाहर एक लेयर होती है, हर किसी सेल के बाहर होती है। अब फर्क है, किसी सेल में एक ही है जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में, इवन कुछ बैक्टीरियाज में, इवन कुछ फंगाई के अंदर एक और एडिशनल लेयर होती है जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं, जिसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस करेगा। क्या फिर ये सारे ऑर्गेनिजम्स में एक कॉम्पोजिशन का होगा? नहीं, प्लांट सेल्स का अलग कॉम्पोजिशन का है, बैक्टीरियल सेल्स का अलग चीज से बना है, फंगल सेल्स का अलग चीज से बना है, जो कि हम तब समझ
समझेंगे जब हम सेल ऑर्गेनेलीज को डिटेल में लेंगे। लेकिन यहां पे आपको एक बात समझ आ रही है कि सेल एनवलप होता है और कैसे किस तरीके, अभी हम बाहर से एक आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देन दूसरी बात जो मैं यहां पे कर रही हूं वो मैं आपको ये बता रही हूं कि हर किसी सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। एवरी सेल हैज जेनेटिक मटेरियल, इसमें कोई शक नहीं। आप कोई भी टाइप ऑफ सेल ले लीजिए, यूनिसेल्यूलर सेल ले लीजिए, मल्टी सेल्यूलर सेल ले लीजिए, या 9th में आपने पढ़ रखा है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस हाईली डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात कीजिए, यूकैरियोटिक सेल की बात कीजिए, यूनिसेल्यूलर सेल की बात कीजिए, मल्टी सेल्यूलर सेल्स की बात कीजिए, सब सेल्स के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। अब फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस। जहां तक हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, उनमें जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है ये आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स जिन्हें कि हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। तो देखिए मैं आपको जेनेटिक मटेरियल की पिक्चर अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही हूं। पहले हम ये समझ रहे हैं दुनिया की हर एक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है। अब किस तरीके से होता है उसमें फर्क है, वो आपने 9th में ही स्टार्ट किया है पढ़ना एक छोटी लेवल पे। उसी चीज को मैं दोहरा रही हूं कि जेनेटिक मटेरियल हमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेहतरीन तरीके से मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज यहां ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें कि हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। और यही क्रोमेटिन फाइबर्स सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। तो देखिए जो आप टर्म्स कॉन्स्टेंटली सुनते हैं, क्रोमोसोम्स, इनमें जीन्स होते हैं, जीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, कहां पे है ये? सो इट इज ऑल प्रेजेंट है। सो genetic material is present in the form of chromatin fibers inside the nucleus of eukaryotic cells, which at the time of cell division changes into the chromosomes. अब दूसरी भी क्या कोई कंडीशन है जिसके फॉर्म में ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, उनके अंदर तो न्यूक्लियस होता नहीं, तो वहां पे ये जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है? डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जहां पे हम इसको जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी वहां पे हमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, जेनेटिक मटेरियल एक कॉइल स्ट्रक्चर, एक गुच्छे के फॉर्म में, एक हाईली कॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्म में डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है, जहां पे कि हम इसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। यानी हर किसी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि हम यूं कहें हर मकान में कमरे होते हैं। अब किसमें कैसे होते हैं ये वेरी करता है, किसी में सिंपल होते हैं, किसी में बेहतरीन डिजाइन वाले होते हैं, वुड कार्विंग के साथ होते हैं, वॉलपेपर्स के साथ होते हैं, लेकिन कमरे तो हर मकान में होते हैं। बस बात वही है, जेनेटिक मटेरियल हर किसी सेल में होता है। किस तरीके से होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ये डिफर करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टाइप। देन सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। अगर अब हम सेल की, जनरलाइज सेल की बात करें, हर सेल के अंदर, इफ दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इफ दिस इज द न्यूक्लियस और जीनोफोर, वट एवर आप कहिए, जेनेटिक मटेरियल अगर ये है, ये जो जगह है इसमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी दुनिया की कोई भी सेल आप ले लीजिए, हर किसी सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? हर किसी सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो आर्किटेक्चर का तीसरा कंपोनेंट एक सेल का क्या है कि हर किसी दुनिया की सेल में हमें साइटोप्लाज्म मिलेगा। नाउ ये साइटोप्लाज्म क्या है, क्यों जरूरी है? मैंने आपको बताया एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, सेल के अंदर की जगह इससे ये भरी हुई है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो कि अभी अभी मैंने सेल डॉक्ट्राइन में बात किया कि सेल का अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है। उस मेटाबॉलिज्म की जो सीट है दैट इज दिस साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर जो है सेल की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, जो कि सेल का लिविंग स्टेट मेंटेन रखती हैं, सेल का लिविंग स्टेट मेंटेन रखती हैं। देखिए कितनी जरूरी बात है ये, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो सारी लिविंग एक्टिविटीज होती हैं
जिसकी वजह से सेल जिंदा रहती है या लिविंग स्टेट ऑफ सेल मेंटेन होता है। देखिए आर्किटेक्चर का तीसरा हिस्सा और कितना जरूरी, कोई भी हिस्सा ऐसा आप ले लीजिए इन तीन में से, इसके बगैर सेल नहीं हो सकती, जिंदा नहीं रह सकती, वजूद नहीं हो सकता है। बाकी आगे जो हम चीजें पढ़ेंगे उनके बगैर ख्याल सेल रह सकती है, कोई ऑर्गेनली हो या ना हो, सेल्स में ऐसा देखा गया है। लेकिन ये बेसिकली तीन चीजें हैं, इनके बगैर सेल नहीं रह सकती है। जैसे एक मकान के तो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, छत, दीवारें, कमरे, ये तो होंगे ही होंगे, इसके बगैर मकान बन नहीं सकता है। फिर उस मकान के अंदर और कैसी चीजें आप रखेंगे, कितने कमरे आप रखेंगे, वो आपके तक है। 2 कमरे वाला भी मकान कहलाएगा, 5 कमरे वाला भी मकान कहलाएगा, 100 कमरे वाला भी मकान ही कहलाएगा। लेकिन दैट वेरीज, वही बात मैं आपको यहां पे समझा रही हूं कि ये तीन चीजें तो होनी ही होनी है। सेल का वजूद या सेल का जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसमें इन तीन चीजों को होना जरूरी ही जरूरी है। फिर इसके अंदर और आगे पीछे प्लस माइनसेस हो सकते हैं फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप। सो साइटोप्लाज्म इज द सीट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और ये वो वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो सेल का लिविंग स्टेट मेंटेन रखती हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंस हो गई आपके साइटोप्लाज्म की। देन व्हाट, इट इज द सीट ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनलीज। जो हम सेल ऑर्गेनलीज की तब से बात कर रहे हैं, जो मैं सेल ऑर्गेनलीज आपको समझा रही हूं कि सेल के अंदर सब सेल्यूलर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या छोटे छोटे हिस्से होते हैं सेल के, जिनको कि हम सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं। वो सारे सेल ऑर्गेनलीज किस में होते हैं? दे आर ऑल प्रेजेंट हेयर, दे आर ऑल प्रेजेंट हेयर इनसाइड द, आपने ये पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, क्लास 9 की बुक पे आपके बनी हुई है। छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनलीज बने हुए होते हैं वहां सेल के अंदर, और ये सारे सेल ऑर्गेनलीज किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो देखिए आर्किटेक्चर का तीसरा कंपोनेंट साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या क्या है। अब ये हमने समझ लिया कि सेल में साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनलीज है। नाउ अगेन, ये सेल ऑर्गेनलीज 3 किस्म की हो सकती है। आप दुनिया की कोई भी सेल ले लीजिए, यही 3 किस्म की आपको वहां पे सेल ऑर्गेनलीज मिलेंगी। व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? हम इनको लिखें तो जो मैं यहां पे आपको समझा रही हूं कि सेल ऑर्गेनलीज जो है, सेल ऑर्गेनलीज जो है, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। नाउ साइटोप्लाज्म में ये 3 किस्म की आपको मिलेंगी, ये आपको 3 टाइप्स की मिलेंगी। व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? मेम्ब्रेनलेस, membraneless, single membrane, double membrane। यानी साइटोप्लाज्म जो है इसमें मुझे 3 किस्म की ऑर्गेनलीज देखने को मिलेंगी। या तो वो ऑर्गेनलीज ऐसी होंगी जिनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, कोई लिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे कि आपके राइबोसोम्स, अपने क्लास 9th में पढ़ा है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, दे आर मेम्ब्रेनलेस, उनके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। देन जो कि मैंने अभी ये सेल बनाई थी इस तरीके से और डॉट्स की तरह इनको इसमें दिखाया था, ये जो है सेल ऑर्गेनलीज, इनके इर्द गिर्द कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज सिंगल मेम्ब्रेन टाइप। ऐसी भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं जिनके अंदर बाहर से सिंगल मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि अगर हम एक प्लांट सेल को बनाएं, प्लांट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लांट सेल के सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। इस वैक्यूल के इर्द गिर्द एक ही मेम्ब्रेन होता है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली कहलाती है। इसी तरीके से आपके राइबोसोम्स, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन नॉट राइबोसोम्स, आपके लाइसोसोम्स, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं। तो कुछ सेल ऑर्गेनलीज ऐसी होती हैं जिनके इर्द गिर्द एक ही मेम्ब्रेन होता है, जिन्हें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हम कहते हैं। फिर कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके इर्द गिर्द सिंगल नहीं डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके इर्द गिर्द कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। लाइक मैं आपको डायग्राम यहां पे बनाए दे रही हूं, एक क्लोरोप्लास्ट में बनाऊंगी एक रफ सा, एक तो उसके इर्द गिर्द बाहर से एक मेम्ब्रेन होता है और अंदर से दूसरा मेम्ब्रेन होता है, फिर ये उसका स्ट्रोमा वगैरह होता है। तो इसमें आप देखिए 2 मेम्ब्रेन्स हैं, तो दिस ऑर्गेनली इज नोन एज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली। यानी एक सेल के साइटोप्लाज्म में हमें 3 किस्म की ऑर्गेनलीज मिल सकती हैं, मेम्ब्रेन लेस, सिंगल मेम्ब्रेन
and double membrane organelles. So dear students, this was the architecture of the cell, basic architecture of the cell. अगर हम दुनिया की किसी भी सेल को देखें, उसके स्ट्रक्चर में, उसके आर्किटेक्चर में ये तीन चीजें होनी चाहिए. उसमें एक सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवलप होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होगा और साइटोप्लाज्म होगा. बात अभी बहुत सारी बाकी है जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि क्लॉक मुझे टिक कर रही है और बता रही है कि मेरे लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है. लेकिन लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले अगेन, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, आप कोई क्लेरिफिकेशन मेरे से चाहते हैं, कोई सी डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, आप मेरे ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी है misslubnakhan@rediffmail.com, MSLUBNAKHAN@rediffmail.com. So till my next class, stay home, stay safe. Allah Hafiz.